हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। मैं मास्टर इशाद खान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले हम लोग लाइफ साइंस में पढ़े थे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो उस दौरान मैं बताया था कि माइटोसिस वो सेल डिवीज़न है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों ही डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल में जितनी क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वही तादाद जो है डॉटर सेल्स में होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है इन किन मरहलों से होकर गुजरता है। ये कोई सिंपल सेल डिवीज़न नहीं है, इसमें कई मरहले से इस सेल डिवीज़न को गुजरना होता है। तो आज हम उन्हीं जो है मरहलों को जो है हम देखेंगे कि माइटोसिस किस तरह से होता है। तो माइटोसिस जो है दो स्टेप्स में पहले होता है। तो देखिए, सेल के बारे में तो आप जानते हैं कि सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस है, फिर से जो है उसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ये हुआ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल की क्या होता है, मरकज़ी हिस्सा में होता है। अब सेल के बाद जो है छोड़कर जो है जो बाकी जो हिस्से होते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी एक सेल जो है, एक सेल में दो चीज़ होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, सेल डिवीज़न का मतलब हुआ कि एक बार न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, अब फिर जो है उसका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है। सेल डिवीज़न का मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से माइटोसिस जो है दो स्टेप्स में होता है। एक पहले को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस वो अमल है जिसके वजह से जो है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस दरअसल सेल के न्यूक्लियस के तकसीम का नाम है। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस जो है सेल के साइटोप्लाज्म के तकसीम का नाम है। अच्छा, अब ये जो है कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस जो होता है, अब इसका एक तरतीब है। सबसे पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा यानी कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और कुछ जब ये आखिरी मरहला में जब पहुंचेगा तो फिर वहाँ से जो है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो इससे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तब कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब जो है तो चूँकि न्यूक्लियस के डिवीज़न पहले होता है, इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है 4 फेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। इन 4 फेजेस का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेजेस का नाम है, ठीक है। टेलोफेज ही के दौरान जो है साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो जाता है। क्या देखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये 3 मराहिल में जो है साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू होता है ठीक जब टेलोफेज में पहुंचता है, वहाँ पर ये शुरू हो जाता है आपका साइटोकाइनेसिस का अमल। अच्छा, अब जो है देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। अब इंटरफेज ऑफ माइटोसिस क्या है कि देखिए, कैरियोकाइनेसिस का जो अमल होता है, यानी न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है, तो न्यूक्लियस के डिवीज़न से पहले का जो हालत है या जो फेज है सेल डिवीज़न में, न्यूक्लियस के डिवीज़न से पहले या खुलिया की तकसीम से पहले का जो हालत है, जो फेज है, उस फेज को कहते हैं हम इंटरफेज। यानी इंटरफेज क्या हुआ, सेल डिवीज़न से पहले का जो फेज है, मैंने खुलिया की तकसीम के पहले का जो हालत है, उसे हम इंटरफेज या इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है आपका, ये आपका इसमें इंटरफेज में क्या होता है
इंटरफेज साइकिल में क्या होता है कि खुलिया का तो तकसीम नहीं होता है, बल्कि खुलिया जो है खुद अगली तकसीम के लिए तैयार अपने आप को कर लेता है। ठीक है, मतलब खुलिया जो है अपने आप को तैयार कर लेता है सेल डिवीजन के लिए। अब ये इंटरफेज को भी जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 3 मराहिल में जो है इसे तकसीम किया गया, 3 मरहलों में से तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं G1, दूसरा को कहते हैं S और तीसरा को कहते हैं G2। ये 3 जो है मराहिल है। ठीक है, अब देखिए G1 मरहला में क्या होता है, इस मरहला के दौरान जो है खुलिया में प्रोटीन और RNA बनते हैं। माने G1 स्टेज में प्रोटीन और RNA जो है बनते हैं। अच्छा, खुलिया के साइज़ में इजाफा होता है, माने सेल जो है का साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। अच्छा, इस मरहला में क्या होता है, इस मरहला के दौरान जो है DNA का रेप्लिकेशन होता है और न्यूक्लियस का मादा जो दोगुना हो जाता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, और G2 स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो है जो RNA और प्रोटीन का बनना क्या होता है वो जारी रहता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी जो है दुगना हो जाते हैं और खुलिया की तकसीम के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार होते हैं। तो ये था आपका इंटरफेज। अब इंटरफेज में आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटरफेज। इंटरफेज में ये एक रेस्टिंग फेज है, अभी सेल डिवीजन शुरू नहीं हुआ। इंटरफेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन अभी शुरू नहीं होता है, ये डिवीजन से पहले का हालत है और इसे 3 मराहिल में बांट दिया गया, G1, S और G2। इसको देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया गया है ये पूरे इंटरफेज को। आप देख सकते हैं कि ये G1 फेज है, ये वाला, यानी इस फेज में क्या होता है सेल का ग्रोथ होता है, माने खुलिया के साइज़ में इजाफा होता है। और ये S फेज है, इस फेज में DNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और फिर जो G2 फेज में क्या होता है आपका जो है सेल का ग्रोथ होता है। तो ये है आपका माने इंटरफेज। अब हमारा जो है असल जो है खुलिया के तकसीम का जो पहला मरहला जो है वो शुरू होता है। तो पहले मरहला का नाम है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माने माइटोसिस पहले फेज का नाम है। तो इस फेज में देखिए क्या क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो है पहले छोटा और गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इस फेज में जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोजोम जो साफ और वाज़ेह तौर पर जो है दिखाई देते हैं। इस फेज में जो है साफ और वाज़ेह तौर पर जो है क्रोमोजोम जो है दिखाई देते हैं। ये देखिए क्रोमोजोम आपका ये इस कलर का ये आपको साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, दूसरा इसका ख़ुसूसियत क्या है इसमें कि हर क्रोमोजोम जो है 2 क्रोमैटिड्स के बने होते हैं और दोनों क्रोमैटिड्स जो है सेंट्रोमियर के मुकाम पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्रोमोजोम, ये 2 क्रोमैटिड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये मुकाम जो सेंट्रोमियर है जहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है एक और हम जानते हैं कि एनिमल सेल, याद रखिएगा कि ये एनिमल सेल में माइटोसिस का डिवीजन दिखाया जा रहा है, प्लांट सेल नहीं है। और एनिमल सेल में आप जानते हैं कि सेंट्रोजोम पाया जाता है और सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल्स होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो माइटोसिस का जो डिवीज़न होता है वो मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ फ़र्क ये याद रखिएगा कि चूँकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है इसलिए एनिमल का जो इसमें जो सेल डिवीज़न होगा उसमें आपको सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स ये सब आपको दिखाई देगा। लेकिन चूँकि प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं होता है इसलिए वहाँ पर सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपका सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोम के ये 2 हिस्से हैं जिसको सेंट्रियोल। अच्छा ये देखिए आपको एक और बात समझें, चूँकि ये आपका सेल डिवीजन, ये सेल जो है थोड़ा माने ओवल शेप्ड का है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम जैसे हम लोग ज्योग्राफिया में जो ग्लोब पढ़ते हैं, ग्लोब को जानते हैं, तो ग्लोब का जो है एक माने शुमाली कुतुब होता है और एक जनूबी कुतुब होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ये कुतुब है, ये पोल है, ये एक पोल है और ये एक पोल है। अच्छा,
फिर ज्योग्राफी में जैसे हम लोग ग्लोब में पढ़ते हैं कि मैंने वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन हम जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया जाता है ग्लोब के ऊपर, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। उसी तरह से ये जो पोजीशन है, ये सीधा जो वेस्ट टू ईस्ट जो है, इस पोजीशन को हम इक्वेटर कहते हैं। ये पहले आप पोजीशन को समझ लीजिए। ये पूरा सेल का जो ओवल शेप है, इस हिस्सा को हम कहेंगे ये कि ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है, और ये जो दरमियान में जो मरकजी जो हिस्सा है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, तो ये हो गया आपका सेंट्रोजम का, ये सेंट्रियोल्स हो गया। अब सेंट्रियोल्स को हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों सेंट्रियोल जो है मुखालिफ कुतुब की तरफ जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माने ये जो आपका सेंट्रियोल है वो इस कुतुब के जानिब आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सेंट्रियोल इस कुतुब की जानिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रियोल से के चारों तरफ जो ये जो आप देखो लाइन जो देख रहे हैं, ये एक रेज है। ठीक है। इसे कहा जाता है एस्टर। एस्टर का माने होता है स्टार। ठीक है। तो हर सेंट्रियोल जो है चारों तरफ से जो है रेडिएटिंग रेज से जो है क्या होते हैं, घिरे होते हैं, जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो सेंट्रियोल्स है, देखिए ये जो सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल, इनके दरमियान में ये जो आप जो है कि रेशा ऐसा जो दिखाई दे रहा है, फाइबर दिखाई दे रहा है, फाइबर। ठीक है। इस फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर्स। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा कि स्पिंडल फाइबर्स जो भी है वो दिखाई देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर प्रोफेज में हमने क्या देखा कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स वाज़ेह और साफ ढंग से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के मुकाम पर जो है जुड़े होते हैं। सेंट्रियोल्स जो है दोनों मुखालिफ कुतुब में मने चले जाते हैं, और सेंट्रियोल जो है चारों तरफ से कुछ स्टार्स से रेज से घिरे होते हैं, जिसे हम आपको एस्टर कहते हैं। और जो है ये क्या कहता है कि दोनों सेंट्रियोल्स के दरमियान में फाइबर्स जो है नज़र आते हैं। इन फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखिएगा। अच्छा, चूँकि देखिए ये तो पूरा सेल है, और ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्रोमोसोम्स है। अब ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपको यहाँ पर टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आस्ते आस्ते जो वो गायब होना शुरू करेंगे, और न्यूक्लियोलस भी जो है यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये था आपका प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको तस्वीर से अच्छा से, डायग्राम से अच्छा से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब ये जो सेंट्रियोल्स, देखिए ये जो सेंट्रियोल्स था और ये जो सेंट्रियोल्स था, अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों सेंट्रियोल्स जो है मुखालिफ कुतुबों पर जाकर पहुँच जाते हैं। ठीक है। और स्पिंडल जो है अच्छी तरह से जो है वो बन जाती है स्पिंडल। ये पूरा स्पिंडल देखिए, यहाँ पर तो स्पिंडल अभी तक पूरा बना हुआ नहीं था, सिर्फ अभी दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पिंडल जो है मुकम्मल तौर पर जो है तैयार हो चुके हैं। ठीक है। स्पिंडल जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, और सेंट्रियोल जो ठीक अपने मुखालिफ कुतुबों की तरफ जो है पहुँच जाते हैं। एक बात हुआ। दूसरी बात देखिए, ये क्रोमोसोम्स देखिए इक्वेटर के लाइन पर जो है आकर अपने आप को सजा लेते हैं। ठीक है। इक्वेटर के लाइन, हमने कहा था ना ये पॉइंट इक्वेटर है, तो इक्वेटर पोजीशन पर क्रोमोसोम्स जो है आकर जो है क्या हो जाते हैं, अपने आप को सजा लेते हैं, या वहाँ पर आकर रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं। अब देखिए हर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जो है सेंट्रोमियर के मुकाम पर एक दूसरे से क्या है अटैच्ड जुड़े हुए हैं। देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ये आपका स्पिंडल फाइबर है। तो हर क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर से जो है सेंट्रोमियर के मुकाम पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये हुआ आपका मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनाफेज। अब एनाफेज में देखिए क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये ये एक पूरा मुकम्मल क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्रोमोसोम के ये दो क्रोमेटिड्स है जो सेंट्रोमियर पर क्या है
जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए एक क्रोमोसोम से हर क्रोमोसोम से जो है ये क्रोमेटिड जो है वो अलग हो गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, यहाँ से यहाँ तो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पिंडल फाइबर्स का जो साइज है या इसका जो लेंथ है ये छोटा हो जाता है। मैंने स्पिंडल फाइबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, मैंने इसमें सिकुड़ाव पैदा होता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर का जो है लेंथ है क्या होता है, लंबाई छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हर जो क्रोमेटिड है वो मुखालिफ जो है कुतुबों की तरफ क्या होता है, खींचे चले जाते हैं। मैंने ये जो स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को इस तरफ खींच लिया, इस तरफ खींचे, चारों क्रोमेटिड को ये स्पिंडल इस कुतुब की तरफ खींच लेते हैं, और इन चारों क्रोमेटिड्स को ये कुतुब जो है इस तरफ जो क्या होता है वो अपनी जानिब खींच लेता है। तो मुखालिफ माने जो कुतुब हैं, मुखालिफ कुतुबों की तरफ जो है क्रोमेटिड जो है वो खींचे हुए चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमेटिड है ये एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, तो हर क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड जो है अलग अलग हो गया। इस क्रोमेटिड को हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स जो है आपका दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, लेकिन एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स जो है अलग हो जाते हैं और मुखालिफ कुतुबों की तरफ क्या होते हैं, खींचे हुए चले जाते हैं। इन ये क्रोमेटिड्स को हम लोग कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब देखिए ये एनाफेज ही स्टेज में क्या होता है, ये जो सेल डिवीजन का ये जो सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखिए अब एक फर्रो शुरू हो जाता है, माने एक शगाफ, एक सिकुड़ाव इसमें जो है पैदा हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो अभी तक पूरा ऐसा राउंड था, इस तरह से ये पूरा जो पेरीफेरी आपका ऐसे राउंड है, देखिए इस मुकाम पर देखिए यहाँ पर इस तरह से एक अंदर की जानिब जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक माने सिकुड़न सा ऐसा जो है पाया जाता है, इसको हम फरो कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनाफेज। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अब हमने कहा था कि टेलोफेज के मरहला में जो है साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, इसको हम अपने गलती की तसहीह कर लेते हैं। एनाफेज स्टेज ही में जो है साइटोकाइनेसिस का अमल जो शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये देखिए साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो गया, ठीक है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलोफेज, यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाल कर दें, कभी कभी छूट जाता है। टेलोफेज में भी जो है थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इसको हमने ठीक कर दिया, ये पूरा भी ठीक नहीं हुआ है, ठीक हो जाओ। उसके बाद जो है अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होता है, हर क्रोमेटिड जो है या जो डॉटर क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल में अब पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये पूरा पहुंचा नहीं था, अभी इसी मुकाम पर है, देखिए यहीं पर भी लटका हुआ है, यहाँ पर कहा हुआ अब अपने अपोजिट पोल पर यहाँ पहुँच गए हैं। तो डॉटर क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल पर यहाँ पहुँच जाते हैं इस पेज में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हर क्रोमेटिड जो है लंबा होकर पतला हो जाता है और एक क्रोमेटिन फाइबर्स का एक जाल जो है यहाँ पर अब बन जाता है। अब यहाँ पर जो है क्रोमेटिन फाइबर्स का जो है एक जाल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एनाफेज में क्या, ये स्पिंडल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहा है, स्पिंडल फाइबर्स ये इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स है, लेकिन यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर जो है ये जो दो सेंट्रियोल से जो आपको पहले दिखाई दिया था, अब यहाँ पर ये अब गायब हो जाते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें जो है ये इसके क्रोमोसोम्स के चारों तरफ जो है माने फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, तश्कील पाना शुरू कर देते हैं। तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट हो जाता है ये क्रोमोसोम्स के चारों तरफ, ठीक है। तो टेलोफेज में हमने क्या देखा, क्रोमोसोम्स। अच्छा, इसके बाद आप देखिए अब यहाँ पर जो है ये जो है फरो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर हल्का सा ये एक फरो बना था, अब यहाँ पर और ज़्यादा डीप हो गया है, मैंने और ज़्यादा साइटोप्लाज्म का अमल जो है और तेज़ी से शुरू हो गया है। तो हमने अब टेलोफेज में हम क्या देखते हैं कि
2 न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये एक मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। सेल में जो एक न्यूक्लियस था, अब यहाँ पर जो है टेलोफेज में आकर यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियस माने आपका घिरा हुआ है। यहाँ भी जो है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम से ये चारों तरफ से क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो टेलोफेज के स्टेज में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न मुकम्मल होता है और इस तरह से 2 जो है डॉटर न्यूक्लियाई जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म का अमल जो तेज़ी से हो रहा था, अभी ये अमल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब फिर जो है क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है बीच से जो है क्या होता है कट कर जो अलग हो जाते हैं और इस तरह से 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस, तो टेलोफेज के एंड के बाद क्या होता है, फरो और गहरा जाता है और जो है साइटोप्लाज्म में 2 नए सेल्स में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या होता है, एक फ़र्क हमने कहा था। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में तकरीबन इसी तरह से ही प्रोसेस होता है। मैंने हर फेज में यही कैरेक्टरिस्टिक्स आप पाएंगे। सिर्फ याद रखिएगा कि चूँकि प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं बनते हैं, वरना स्पिंडल फाइबर्स वगैरह सब सारा प्रोसेस उसी तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इसमें प्लांट में साइटोकाइनेसिस के अमल में क्या होता है, यहाँ भी तो दो न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 2 न्यूक्लियस बन गया है, एनिमल सेल में 2 न्यूक्लियस तैयार हो गया, यहाँ भी तैयार हो गया, यहाँ भी तैयार हो गया। प्लांट सेल में भी उसी तरह से देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस तैयार हो गया, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस तैयार हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसके बीच में जो है एक प्लेट जो है, एक सेल प्लेट जो है यहाँ पर जो है आपका एक तैयार हो जाता है। फिर यही सेल प्लेट जो है, ये वाला जो सेल प्लेट और चौड़ा है और फिर इसमें ग्रो करता है, बढ़ता है और फिर जो है ये 2 सेल में क्या होता है, तकसीम हो जाता है। तो ये था आपका पूरा माइटोसिस प्रोसेस का अमल। एक बार सिर्फ तस्वीर देख लीजिए शुरू से, बाकी तो सब बता चुके हैं। सिर्फ देख लीजिए, ये हुआ आपका इंटरफेज, ये हुआ इंटरफेज का ये 3 स्टेज है, ये हुआ आपका प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद हुआ ये आपका मेटाफेज। मेटाफेज में आप देख रहे हैं मोटी मोटी बात, इक्वेटोरियल प्लेन पर जो है ना, एक बार देख लीजिए यहाँ पर प्रोफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स जो है मुखालिफ कुतुबों में जाना शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसमें डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ये हो गया मोटी बात। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल लेन पर पड़े होते हैं और सेंट्रियोल्स जो है अपने दोनों मुखालिफ कुतुब पहुँच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है पूरी तरह से जो है तैयार हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर के मुकाम पर जुड़े जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स होता है, वो दोनों क्रोमेटिड्स, हर क्रोमोसोम से दोनों क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाते हैं और अलहदा होने के बाद जो है दोनों अपने मुखालिफ कुतुबों पर जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टेलोफेज में क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो है फिर गायब हो जाता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें जो है फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल हो जाता है। ये हुआ सेल प्लेट। तो ये था आपका माइटोसिस का आपका डिफरेंट स्टेजेस। हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।